हेलो बच्चों, हर हर महादेव। कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो हम लोग के कितने टॉपिक हो गए बच्चों? हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, इंडियाज की अप्लीकेबिलिटी पढ़ ली। हम लोगों ने इंडियाज की अप्लीकेबिलिटी पढ़ लिया बच्चों। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इंडियाज 40 पढ़ लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इंडियाज 41 पढ़ लिया। अब हम लोग अपना पढ़ने जा रहे हैं इंडियाज 23। ये बहुत सिंपल टॉपिक है। सर, आप सारे टॉपिक ही सिंपल बोल रहे हैं। सिंपल है, मतलब ये तो सिंपल है। ठीक है। और ये भी जो आप पढ़े हो ये भी सिंपल है, ज़्यादा उसमें टफ वाली बात है नहीं, एक दो कॉन्सेप्ट को छोड़ के। इंडेक्स 23 इसलिए सिंपल है बच्चों क्योंकि ये आप पढ़ के आए हो। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने ग्रुप 1 सी इंटर में, और अगर आपका न्यू सिलेबस है तो ग्रुप 2 में पढ़ा होगा। AS 16 आपने पढ़ा होगा। बोरोइंग कॉस्ट। सर, क्या ये वही बोरोइंग कॉस्ट है? हाँ, ये सेम वही बोरोइंग कॉस्ट है, बस कुछ चीज़ें अलग है। तो सर, इसमें दोबारा, अगर सेम है तो दोबारा पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ कुछ चीज़ें और भी इसमें दिया गया है। ठीक है, ताकि और एक्स्ट्रा आपको एनालिसिस समझ में आ सके। देखो, एक चीज़ मैं बताऊं कि जैसे जो बच्चे अपना एएस अच्छे से पढ़ के आए ना, उनका ये सीए फाइनल का इंडेक्स उनको समझने में और आसानी होगी। जो नहीं उतना अच्छे से उनका हो पाया ड्यू टू एनी रीज़न, तो उनको भी कुछ घबराने वाली बात नहीं है। हम उनको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं कि जैसे कि आपको बच्चों ऐसे आपने पहली बार पढ़ा है एएस या इंडेक्स, तो वैसे ही हम लोग अपना ये इंडेक्स शुरू करते हैं। ठीक है। चलो, बहुत मस्त टॉपिक है ये, तो आप पढ़ के आए हैं, ये तो आप तो एकदम मजे से मेरे साथ सॉल्व करेंगे। चलो, देखो, हमारा टॉपिक है इंडियाज 23 बोरिंग कॉस्ट, और ये इजी टॉपिक है, ज़्यादा ऐसा टफ वाली बात नहीं है। और ये आपने पढ़ा हुआ है। इंडियाज 40 आपने नहीं पढ़ा था, इंडियाज 41 आपने नहीं पढ़ा था, आपने 23 पढ़ा हुआ है, तो ये आपको थोड़ा इजी लगेगा। तो आ जाइए। तो देखो, आपने एएस का नाम क्या है, इंडियाज का नाम क्या है? बोरोइंग कॉस्ट। सर, ये आपने किसी के दिमाग में ये आ रहा है क्या सर आपने 40 पढ़ाया, 41 पढ़ाया, फिर 23 क्यों पढ़ा रहे हैं, 42 पढ़ाइए, 43 पढ़ाइए? देखो बच्चों, ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं, मतलब अभी आप जो है, ऐसे मैं अभी लाइट लाइट टॉपिक उठा रहा हूँ। जैसे 41 था, अच्छा टॉपिक, मतलब वो ज़्यादा लाइट में नहीं आता। तो अभी एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें कनेक्टिंग रहें, आपको आगे की चीज़ें समझ में आती जाए। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा ना जिसका बोरिंग कॉस्ट का उसमें आगे योगदान हो। ऐसी चीज़ अभी नहीं पढ़ा सकता। तो इसीलिए पहले बोरिंग कॉस्ट पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद और सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो आप इससे मत परेशान होइए कि सर आप कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, कोई भी सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं तो वो मुझे पढ़ाने दो। ठीक है। और दूसरा, सर अब हम आ जाते हैं अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। कि सर बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट यानी कि, एक सेकंड बच्चों। हम्म, तो सर बोरोइंग कॉस्ट सर आपकी है, तो बोरोइंग कॉस्ट होती क्या है? देखो, मेरा मानना ये है कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आप वाई जरूर क्लियर करो कि क्यों हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी इसकी। तो सर, और ये होता क्या? वॉट, वाई और वॉट। सर, वॉट तो सब लोग जानते हैं कि बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है, कुछ लोग तो जानते भी नहीं है, बस पढ़ना शुरू कर देते हैं बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट। और क्यों होता है? तो देखो, बोरोइंग कॉस्ट होता क्या है और ये क्यों होता है ये भी बताऊंगा मैं। बोरोइंग कॉस्ट, सर आपने कोई भी चीज बोरो की है, वो आपकी क्या होती है? बोरोइंग हो जाती है। सर, हमने किसी से पैसे मांगे उधार, क्या वो हमारी बोरोइंग हो गई? बिल्कुल बोरोइंग हो गई। सर, हमने अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से पैसे लिए, तो क्या वो बोरोइंग हो गई? बिल्कुल बोरोइंग हो गई सर। सर, हम अपने फ्रेंड को पैसे जितना लिए थे उतना ही दे देते हैं, हम उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते हैं, तो भी सर वो बोरोइंग होगी, भले उसकी बोरोइंग कॉस्ट नील हो जाएगी। अगर आप उस पे कुछ पैसे एक्स्ट्रा देते हो या उसके बदले में कुछ और जो भी देते हो, जो भी आपको उसका कॉस्ट पड़ रहा है, मतलब 1 लाख अगर आपने लिया है, उसके बदले में आप 1,10,000 रुपए दे रहे हैं, तो 10,000 रुपए आपकी बोरोइंग कॉस्ट होगी। सर, आप 1 लाख के बदले में 1 लाख दे दिए, बदले में उसको आपने क्या किया? एक गिफ्ट कर दिया, तो वो गिफ्ट की जो वैल्यू होगी वो उसकी बोरोइंग कॉस्ट हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे? बोरोइंग कॉस्ट का मतलब, अगर आप लोग से फाइनल में आया तो आप लोग तो समझ ही रहे होगे कि बोरोइंग कॉस्ट के मतलब। फिर भी मैं एक ऐसे मान के चल रहा हूँ, आपका इंडिया से मतलब A16 उतना क्लियर नहीं था, तो डेट इज वाई एकदम शुरू से, एकदम जीरो से मैं पढ़ा रहा हूँ।
तो वो हो गई बोरिंग सर अपनी। सर एक एग्जांपल लेते हैं आज ही। एक बार चैप्टर में घुसेंगे ना तो फिर चैप्टर ही पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज ही पहले एक बार समझते हैं, ठीक है? कि देखो, आप जो मैं चीजें लिखवाऊं वो आप एक अपनी क्लास बुक बनाए रहिए, क्लास नोटबुक कॉपी उसमें लिखते रहिए। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, वो आप लिख दीजिए कि इंडेयस 23। ठीक है, वहां पे उसी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड ऑल सब कुछ करिएगा। तो सर आप पढ़ने जा रहे हैं बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग प्लस कॉस्ट। तो सर हमने पैसे लिए, हमने किसी से पैसे लिए, हमने लोन लिया। सर हमने लोन लिया, मान लीजिए हमने लिए लोन बैंक से लिए। तो सर क्या ये बोरिंग है? सर बिल्कुल बोरिंग है। अगर आपने बैंक पे लिए हैं, तो आप इस पे क्या देंगे सर? आप इस पे जो है आप इस पे इंटरेस्ट देंगे बैंक को, बिल्कुल पे करेंगे। तो यही आपकी बोरिंग कॉस्ट होगी सर। सर दूसरा, हमने लोन लिया, लोन फ्रॉम फ्रेंड एंड रिलेटिव। सर हमने अपने फ्रेंड और रिलेटिव से लिया, क्या ये बोरिंग है? बिल्कुल है सर। सर हमने इनको जो है, हम इनको इंटरेस्ट नहीं देते, नहीं दे तो भी सर, देन आल्सो इट इज बोरोइंग। सर ये बोरोइंग तो है ना? इवन इफ इंटरेस्ट इज नील, मतलब भले ही नील है, लेकिन आपकी बोरोइंग तो जो उसका नेचर है वो तो बोरोइंग है सर। हम उसका एक्सपेंस कुछ भी नहीं डालेंगे। ठीक है सर। सर सर बोलो, ठीक है बच्चों बोलिए। तो आप कह रहे हो कि सर हमने शेयर से पैसा लिया, मतलब अगर मान लीजिए पहले आते हैं डिबेंचर पे पैसा लेते हैं। सर हम एक कंपनी चलाते हैं, हमने डिबेंचर इशू किया, हमने डिबेंचर से पैसा लिया। तो सर क्या ये बोरोइंग है? बिल्कुल बोरोइंग है। आपको मालूम ही होगा कि डिबेंचर जो होते हैं वो कुछ ऐसे परसेंटेज वाले होते हैं, 10%, 5%, 12%। तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर ये 12% डिबेंचर है तो इसका मतलब आपको 12% इंटरेस्ट देने होंगे। ठीक है बच्चों। तो अगर आपने डिबेंचर इशू किया तो सर क्या ये भी बोरोइंग है? सर बिल्कुल बोरोइंग है। क्यों? क्योंकि इसका नेचर ही लोन का है, आउटसाइड लाइबिलिटी है ये। ठीक है। और सर इस पे इंटरेस्ट भी है। बिल्कुल सर, इंटरेस्ट तो आपको देना ही रहेगा। सर हमने शेयर से पैसा उठाया। सर हमने शेयर से पैसा उठाया। सर शेयर तो दो टाइप की होती है, कौन कौन सी सर? सर एक होती है इक्विटी और एक होती है प्रेफरेंस। सर इक्विटी यानी कि सर मालिक, दैट इज ओनर। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी मालिक होते हैं, लेकिन ये छोटे मालिक होते हैं। तो सर इक्विटी वाले क्या ये लोन होते हैं? नहीं, ये तो खुद ही कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। तो सर ये तो बोरोइंग नहीं है, क्योंकि इसका नेचर ही बोरोअर का नहीं है। तो सर ये हमारी बोरोइंग नहीं है। तो अगर बोरोइंग नहीं है तो इससे रिलेटेड आप आप इस पे क्या देते हो? कंपनी इक्विटी पे क्या देती है? डिविडेंड देती है ना। तो डिविडेंड जो आप इक्विटी शेयर पे देते हैं इज नॉट अ बोरोइंग कॉस्ट। सर ये आपकी बोरोइंग कॉस्ट नहीं है। क्यों नहीं है सर? सर क्योंकि ये बोरोइंग ही नहीं है, ये तो ओनर का खुद का पैसा है ना इसमें। सर इट्स नॉट अ बोरोइंग। सर प्रेफरेंस शेयर बोरोइंग है क्या? अब बताओ। तो अगर आपको देखना हो कि प्रेफरेंस शेयर बोरोइंग है या नहीं है, तो इसके दो क्लासिफिकेशन में आप जाइए। सर प्रेफरेंस शेयर दो तरीके के होते हैं, ऐसे तो और भी इसके टाइप्स होते हैं, लेकिन हमारे बोरोइंग कॉस्ट के नजरिए को देखने के लिए एक होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक होते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा 12th में, रिडीमेबल क्या होता है, इररिडीमेबल क्या होता है। रिडीमेबल जो कभी भी या 1 साल में 2 साल में आपके रिडीम होने हैं। और ये इररिडीमेबल मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो आपका प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं होना है।
ठीक है, जो रिडीमेबल होता है वो उसमें लिखा होता है कि रिडीमेबल है। तो अगर ये रिडीमेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका पैसा अगर आपने उठाया हुआ है जनता से या पब्लिक से, तो इसका पैसा आपको कुछ सालों में देना ही देना है। तो इस पे दिया गया डिविडेंड आपकी बोरोइंग कॉस्ट में आएगी ही आएगी। सर अभी आपने कहा कि शेयर होल्डर तो मालिक, मैंने बोला कि इक्विटी शेयर होल्डर मालिक होते हैं, और आपको भी ये बात मालूम है। सर आप इरिडीमेबल के क्यों कह रहे हो? सर बच्चों, मैं इरिडीमेबल को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको भी मालूम है कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो हैं, ये जो होल्डर होते हैं इनको पैसा तब दिया जाता है जब सारे लायबिलिटी सेट ऑफ हो जाते हैं। सर इनको पैसा तुरंत नहीं दिया जाता, इनका नेचर बोरोइंग का नहीं है, इनका नेचर लोन का नहीं है सर, ये लोन नहीं है सर। ये तो इन्होंने खुद की अपनी कंपनी में जो है इन्वेस्ट किया हुआ है। वो तो डिविडेंड की चाह में कि सर इनको डिविडेंड मिलता रहे, फिक्स रहे, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर रहते हैं। और इक्विटी शेयर में आपको मालूम है सर, इक्विटी शेयर में तो डिविडेंड भी फिक्स नहीं होता, जितना लास्ट में बचेगा उतना आपको दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैसे होते हैं? 10% वाले, जैसे डिबेंचर होते हैं वैसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है सर? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिसका पैसा आपको पे करना ही करना है, यानी वो लोन की, वो आपका बोरोइंग का नेचर हो जाता है, इसीलिए सर उस पर दिया गया डिविडेंड वो आपका क्या माना जाता है? बोरोइंग कॉस्ट माना जाता है। आप समझ गए सर? ठीक, चलिए आ जाइए। ठीक है, इसको अगर आपको नोट करना है तो आप ये नोट कर लीजिए। मैंने आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बुक में दिए हुए हैं, कुछ ही क्वेश्चन के हैं जो मैंने नहीं दिए हुए हैं तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है? तो आप कुछ भी परेशान मत होना। चलो, होल्ड कर लो, सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है आपके। तो देखो क्या लिखा है। सर, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडिया 23, मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि देखो मैं अगर चाहूँ ना इसको आपको लिखवा भी सकता हूँ कि एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडिया 3 बोरोइंग कॉस्ट रिलेट्स टू इंटरेस्ट एंड ऑर्डर कॉस्ट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ है। लेकिन जैसे मुझे ये लगता है कि आपकी टाइम जो है ना लिखने में बहुत जाएगी, तो आपको जल्द से जल्द, क्योंकि एफआर बहुत ही बड़ा सिलेबस है, तो आपको जो है डीटी के बाद बस यही है बच्चों जो इतना बड़ा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसीलिए मैं सोचा कि बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट पूरा दिया जाए, यहाँ तक कि सॉल्यूशन दिया जाए। सॉल्यूशन का मेरा एक अलग कॉन्सेप्ट था, उसका ये था कि बच्चे जब एग्जाम टाइम के लिए प्रिपरेशन करें तो उनके पास सारी सॉल्यूशन बुक में ही हो, उनको कहीं और जाने की जरूरत ना रहे। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? मैंने क्यों दिया हुआ है, इसीलिए मैंने दिया हुआ है कि आपका टाइम सेव हो, मैं आपको समझा दूंगा एकदम अच्छे से, प्रैक्टिकल भी, सॉल्यूशन भी, सब। तो को क्या लिखा है? एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडिया 23, बोरोइंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट that entity incur in connection with the borrowing of funds। मतलब फंड को लेने के लिए जो भी आप उस पे क्या करते हैं, खर्च करते हैं, वो आपकी क्या हो जाती है? बोरोइंग कॉस्ट हो जाती है। सर इंटरेस्ट कॉस्ट तो समझ में आ रहा है। सर ये इंटरेस्ट तो समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट आप देते हैं। सर अदर कॉस्ट क्या होती है? सर जरूरी नहीं है कि आप कभी जो है इंटरेस्ट ही दो, आप उसके बदले में क्या करते हो? कुछ पैसे दे देते हो, मतलब इन कंसिडरेशन, इन काइंड कर देते हो, कैश में नहीं करते हो, कुछ काइंड में कर दिया आपने, कुछ कुछ और दे दिया उसको, असेट्स दे दिया कि चलो भाई आपके आपने हमें 1 लाख रुपए लोन दिया था, अब हमें 5,000 का आपको असेट्स दे दे रहे, 1,05,000 रुपए हो जाएगा उससे। या आप जो है उस आपने बोरोइंग लिया, उसके बदले में कुछ और बेनिफिट आप दे रहे हो। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ? तो इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, और अदर कॉस्ट किस लिए बोला गया है? ये जो अदर कॉस्ट है, कि क्या होता है, कभी कभी बच्चों आपका प्रीमियम भी होता है और डिस्काउंट भी होता है। सर प्रीमियम कब होता है? प्रीमियम आपका होता है रिडेम्पशन पर, और डिस्काउंट कब होता है? आपका इशू पर। जब आप किसी भी डिबेंचर को इशू करते हो तो उस समय डिस्काउंट भी देते हैं, और जब आप उसको रिडीम करते हैं तो आप उस पर प्रीमियम भी देते हैं, तो ये भी अदर कॉस्ट में आती है बच्चों। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप। अब देखो बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या जाता है, अभी आपको जानना होगा कि सर बोरिंग कॉस्ट में होता क्या क्या है। तो देखिए सर, सबसे पहला आता है इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। सर सबसे पहले तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर एज पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट।
सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? बच्चों इसलिए फोकस कर रहा हूँ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ही एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो तब निकाला जाता है जब आपकी नेट प्रोसीडिंग में डिफरेंस रहे। सर ऐसा कब होता है कि आपकी नेट प्रोसीडिंग में डिफरेंस होती है? सर आप ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को मुझे समझा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अब भी समझा दूंगा आपको कि यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों कहा गया। चलो आ जाओ, मैं अभी आपको पहले इसको करा ही देता हूँ। ठीक है, आ जाइए। ठीक। आज ही बच्चों हम आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब समझा देते हैं। ठीक है, देखो, जैसे मान लो, एज ए एग्जांपल, एग्जांपल XYZ लिमिटेड कंपनी issued 1000 10% डिबेंचर at the rate of rupees 100 each, at the rate of rupees 10% 100 each. Company have to pay interest annually on its borrowing. ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एज एग्जांपल है। इसका एग्जांपल मैंने बुक में दिया हुआ है, अभी मैं कराऊंगा अभी उसका सॉल्यूशन। और अभी बुक में भी आपके मैंने जगह छोड़ी हुई है तो मैं ये कराऊंगा। तो देखो क्या लिखा है, इनको अपने एनुअली बोरोइंग पे मतलब इंटरेस्ट जो है वो एनुअली देना है। फिर इसके बाद सर कंपनी हैव टू रिडीम इट्स फुल अमाउंट ऑफ डिबेंचर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। यानी तीसरे साल के लास्ट में सर आपको आपको इसको इंटरेस्ट पे करना है। तो आप एक बात बताओ, आपको हर साल इंटरेस्ट कितना पे करना है? सर आपको हर साल इंटरेस्ट पे करना है 10%, यानी 1 लाख का 10% कितना हो गया सर? 10,000 रुपये। तो जब आप जो लेजर बनाओगे डिबेंचर का, अगर मैं बात करूं कि सर आप डिबेंचर का लेजर कैसे बनाओगे, तो सर आप बनाएंगे ना, सबसे पहली एंट्री आप करोगे कि सर बाई बैंक आप लिखेंगे। बिल्कुल लिखेंगे सर। मैं अभी कैसे बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपकी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए है। सर फिर आप क्या करेंगे, आप इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बाई इंटरेस्ट। कितना सर? 10,000 रुपये। फिर सर आप क्या करेंगे, इसको पे करेंगे टू कैश और बैंक जो भी। कितना सर? 10,000 रुपये। इंटरेस्ट एनुअली पे करना है टू बैलेंस CD। सर होगा? बिल्कुल होगा सर। कितना सर? 1 लाख। ये पहला साल हो गया। फिर उसके बाद सर दूसरा साल बाई बैलेंस BD। होगा ना सर? सर सेम ऐसे ही आएगा सर, ये 1 लाख रुपए। फिर इसके बाद इंटरेस्ट चार्ज होगा सर 10,000 रुपये। फिर यही इंटरेस्ट यहाँ पे पे होता है सर 10,000 रुपये। और फिर यहाँ पे बैलेंस CD आएगा सर। तो आप ये देख रहे हैं, जब तीसरे साल में आएगा 1 लाख रुपए बैलेंस CD, इसी को हम लोग यहाँ BD करेंगे 1 लाख रुपए। आप देख रहे हो? फिर आपको क्या करना रहेगा, इस साल में तीसरे साल के अंत में आपको क्या करना है, 10,000 इंटरेस्ट के साथ ये पूरा आपको पे कर देना है। तो यहाँ पे आप सीधा टू कैश करोगे 1,10,000 रुपये और पूरा खत्म कर दोगे। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप पे कर रहे हो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से नॉर्मली आप पे करोगे, तो आपका बैलेंस लास्ट में क्लोज हो जाएगा। लेकिन जब 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 बच्चों ये आपका नेट प्रोसीडिंग जो आपने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया कि 1 लाख रुपए यहाँ पे मिल जाएगी, जब आपका नेट प्रोसीडिंग में डिफरेंस हो जाता है तब आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत हो जाती है। मतलब अगर मैं यहाँ आपको कहूँ कि सर यहाँ पे डिस्काउंट हो जाता है, डिस्काउंट एट द रेट ऑफ डिस्काउंट इन इशू ऑफ डिबेंचर, अगर मैं कहूँ कि इस डिस्काउंट हो जाता है
कितना सर आपको बोल रहा है कि 1% आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। तो यानी सर 1 लाख का अगर मैं 1% निकालूं तो सर 1,000 रुपया हो गया। तो यहाँ पे आपकी नेट प्रोसेसिंग कितनी हो गई सर? 99,000 रुपये। तो सर आप देखो, आप यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करोगे, जो आपको पे करना है वो तो आपने तय किया हुआ है कि सर ये आप 10% ही पे करोगे। 10% कितने का? 1 लाख का फेस वैल्यू का ही इंटरेस्ट पे होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ तो आप पे करोगे 10,000 रुपए से, लेकिन ये इंटरेस्ट जो है ये आप चार्ज 10% से करोगे। अगर कितने पे? यहाँ पे देखो, अगर मैं बाई बैंक यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे कितना लिखूंगा? 99,000 लिखूंगा। तो इंटरेस्ट इस पे अगर 10% चार्ज करूंगा 9900 आएगा। और यहाँ पे आप 9900 दे रहे हो और यहाँ पे 10,000 रुपए कर रहे हो, तो कभी ये जो है यहाँ पे ये बैलेंस नहीं चलता आएगा। ये बैलेंस 99,000, ये जैसे यहाँ पे 1 लाख आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अब ये बैलेंस नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। तो जब नेट प्रोसेसिंग में डिफरेंस हो जाती है तो उस केस में हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। और वो कैसे निकालेंगे? अरे आप लोगों ने एफएम में पढ़ा होगा, और अगर आपने एसएफएम की क्लास की हुई है या नहीं की हुई है तो उसमें आप करोगे कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। मैं बताऊंगा, आ जाओ। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या जाता है और क्या नहीं जाता है। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद है, देखो क्या है, अभी देख लो, अभी ज्यादा घबराने की बात नहीं है, मैं अभी उसको कराऊंगा। फिर क्या है बच्चों? इंटरेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ लीज लायबिलिटी। सर ये भी आपने पढ़ा हुआ है, आपने एएस पढ़ा होगा 116, लीज अकाउंटिंग। उसमें लीज में भी आपने पढ़ा था ना कि इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। आप लीज पे लेते हो तो इंटरेस्ट देते हो, तो बस सिंपल सा चीज है, वो भी यहाँ पे है। आपको यहाँ भी जो है, मैं लीज जब पढ़ाऊंगा, अपने इंडिया में भी लीज है, तो वहां पे भी मैं आपको कराऊंगा। और इसको जो है मैं यहाँ पे कराऊंगा नहीं, इसको सीधा विल कवर अंडर लीज। जब मैं लीज इंड एस लीज पढ़ाऊंगा तब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा इसको। फिर आ जाओ बच्चों, फिर आता है सर एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन फॉरेन करेंसी बोरिंग। सर आपने इसको भी पढ़ा होगा, इसको सर आपने कहाँ पढ़ा है सर? एएस 11 में पढ़ा होगा। एएस 11 है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, वहां भी आपने एक्सचेंज डिफरेंस पढ़ा होगा कि क्या होता है सर, और उसका कैसे कैपिटलाइजेशन करते हैं। नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से इसका बताऊंगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ बच्चों, फिर आगे देखो। अभी आप देख लो क्या क्या जाता है, मैं अभी सब इसकी अलग अलग हेड पे करूंगा। अभी ये एक जो लिखा है ना, तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट पे अभी हम लोग आगे नीचे करेंगे। ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब समझ में आ गया, ड्यू टू ये किस वजह से होता है? क्योंकि नेट प्रेजेंटिंग में डिफरेंस की वजह से होता है। और फिर उसके बाद आता है बच्चों क्या क्या नहीं जाता है बोरोइंग कॉस्ट में। मैंने आपको बताया था ना कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं जाती, जो डिविडेंड दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को, सर वो बोरोइंग नहीं है, वो बोरोइंग कॉस्ट नहीं है। सर आप बार बार डिविडेंड दे रहे हैं, उसको बोरोइंग कॉस्ट में क्यों ऐसे मतलब आप क्यों उसको सोच भी रहे हैं? देखो, आपने शेयर होल्डर से पैसा उठाया, आप उसके बदले में डिविडेंड दे रहे हो, तो कुछ तो उसकी कॉस्ट पड़ रही है, लेकिन सर वो बोरोइंग कॉस्ट नहीं है, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही मानी जाएगी। तो सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं मानी जाती, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं मानी जाती है। तो सर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर, कौन से प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही है? सर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आप यहाँ लिख लीजिए, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। सर बायोलॉजिकल एसेट्स इंड एस 41 एक्सेप्ट बियरर प्लांट। सर अगर कोई असेट्स बायोलॉजिकल असेट्स हैं तो वो सर आपकी यहाँ पे कवर नहीं है। क्यों कवर नहीं है ये भी बता दे रहा हूँ। अगर आपको इसको पढ़ना है तो पहले आप ये वाली पॉइंट पढ़िए कि कोई भी क्वालिफाइंग एसेट क्यू ए, यानी कि अगर इसको पढ़ना है, ये दोनों आपस में रिलेट करता है। तो कोई भी क्यू ए यानी कि क्वालिफाइंग एसेट्स जो कि मेजर होती है फेयर वैल्यू पे। सर अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट्स है, क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होती है वो आपने पढ़ा ही हुआ है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, और मैं अभी नीचे बताऊंगा कि क्वालिफाइंग एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे टू गेट इट रेडी टू यूज। मतलब उसको रेडी होने में कि अब उससे यूज हो सकती है, यूज हो ना हो वो अलग मैटर है, उससे मतलब नहीं है। बस वो रेडी हो गई यूज होने के लिए तो वो आपकी क्वालिफाइंग एसेट्स मानी जाएगी। तो जो क्वालिफाइंग एसेट्स फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है सर, उसको उस पे जो है उससे रिलेटेड बोरोइंग को बोरोइंग कॉस्ट में नहीं लेंगे। क्यों सर? एक बात बताओ, अगर बोरोइंग कॉस्ट रिलेटेड जो वो एसेट्स पे मानी जा रही है जो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होने का मतलब क्या हुआ?
फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होने का मतलब ये हुआ कि सर मार्केट में उस असेट्स की औकात कितनी है, वो कितना मैक्सिमम मार्केट में उस समय की वैल्यू कितनी है। अगर मैं कहूँ कि कोई मशीनरी है, सर कोई मशीन है, वो उसकी फेयर वैल्यू है 1 लाख रुपए, और हमने इसको खरीदने में क्या किया, उस पे लोन ले लिया। ठीक है, मतलब अगर वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है तो, मैं यहाँ पे वो नहीं कह रहा हूँ कि कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल, मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि अगर कोई मशीन है जो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रही है, तो उसकी कॉस्ट हो 1 लाख रुपए। ठीक है, तो मतलब क्वालिफाई मतलब उसकी फेयर वैल्यू है 1 लाख रुपए, फिर हम उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट भी अगर जोड़ देंगे तो वो तो ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया, क्योंकि उसकी तो औकात से ज्यादा, मतलब आप जितनी औकात है उससे ज्यादा आप उसमें जोड़ रहे हो इंटरेस्ट को। आप समझ रहे हो क्यों फेयर वैल्यू को हटाया गया, क्योंकि जितनी उसकी वैल्यू है आप बस उतनी ही दिखाओ, और फेयर वैल्यू में वो उतनी की ही वैल्यू नजर आती है जो उस समय चल रही होती है। तो इसीलिए बायोलॉजिकल एसेट, अभी आप इंड एस 41 पढ़े होगे, तो बायोलॉजिकल एसेट किस पे वैल्यू होता है, बायोलॉजिकल एसेट वैल्यू होता था फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, यानी फेयर वैल्यू पे वैल्यू होता था, इसीलिए बायोलॉजिकल एसेट्स को यहाँ पे हटाया है। और इसमें बियरर प्लांट याद है, मैंने जब इंड एस 41 पढ़ाया था तो उसमें ये भी बताया था कि बायोलॉजिकल एसेट्स में बियरर प्लांट को कवर नहीं है, क्योंकि सर ये कहाँ कवर है, सर मैंने आपको बताया था कि बियरर प्लांट जो आपका कवर है सर, वो आपका कवर है इंड एस 16 में। जब मैं आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बियरर प्लांट्स की अकाउंटिंग करना बताऊंगा। तो सर बियरर प्लांट से रिलेटेड अगर बोरोइंग कॉस्ट हो तो क्या वो कैपिटलाइज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट रिलेटेड टू बियरर प्लांट नॉट कवर अंडर इंड एस 16 23 सॉरी। फिर क्या है सर, फिर आपका लिखा है सर, अगर कोई इन्वेंट्री है मैन्युफैक्चर इन लार्ज क्वांटिटी ऑन अ रेपिटेटिव बेसिस, तो सर वो आपकी बोरोइंग कॉस्ट में नहीं आएगी। देखो ये चीज ना आपको समझने वाली है कि लार्ज क्वांटिटी बोला है और दूसरा रिपीटेटिव बेसिस बोला है, इसका मतलब क्या हुआ। सर अगर आपने कोई स्टॉक है आपका, आप कोई स्टॉक है आपका, आप उसको क्या करते हो, आप लार्ज क्वांटिटी में बनाते हो, मतलब बड़े बड़े स्केल पे बनाते हो, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बनाते हो, और रेपिटेटिव बेसिस पे बनाते हो, मतलब वो आपका काम ही है, ऐसा नहीं है आप एक बार उसको करते हो। ये सारा गेम किस लिए हो रहा है, कैपिटलाइजेशन के लिए हो रहा है, तो क्या आप उसको कैपिटलाइज करोगे क्या। आज ये इसका आंसर आपको कब मिलेगा, मैं आपको इसको आपको तब बताऊंगा जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे, किसकी, जब आप क्वालिफाइंग एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ोगे तब ये समझ में आएगा। क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होता है बच्चों, जो 12 मंथ्स, 12 मंथ्स तो इंडिया 16 में लिखा है, ए 16 में लिखा है, इंडिया 23 में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, उसमें तो आपको फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के ऊपर देखे होंगे। तो सर क्या क्या नहीं जाता है, मैंने आपको बताया, ये इन्वेंट्री अभी रुका हुआ है, अभी आप इसको रोकिए, मैं अभी आपको नीचे क्वालिफाइंग एसेट्स के बाद डिफिनेशन बताऊंगा, तो इन्वेंट्री वहां पे कवर है। तो देखो मैंने आपको क्या क्या बताया, क्या क्या नहीं जाएगा सर, सर सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं जाएगा, क्योंकि सर ये बोरोइंग का इसका नेचर ही नहीं है। प्रेफरेंस शेयर में सर इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं जाएगा, बायोलॉजिकल एसेट नहीं जाएगा, क्वालिफाइंग एसेट जो फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होते हैं वो नहीं जाएगा, और इन्वेंट्री नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अब फिर आते हैं, अब देखो सबसे पहला आपका था ना बोरिंग कॉस्ट एज पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आ जाओ, तो देखो क्या लिखा है, सर लिखा है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस एज पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड एस 23 देयर मे बी सम एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ बोरिंग। सर इशू करते समय क्या होता है, सर ये जो है डिस्काउंट ऑन इशू, ये क्या होता है सर, इशू करते समय आपका डिस्काउंट होगा, और सर रिडम्पशन में क्या होता है सर, रिडम्पशन में आपका प्रीमियम होगा। सर कमीशन भी होता है, डिस्काउंट इशू करते समय कमीशन भी आप देते हो किसी न किसी को, और अदर एक्सपेंस और भी बहुत सारे, जैसे ब्रोकरेज हो गए, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सब इशू करते समय कुछ कुछ खर्चे होते हैं। तो देखो क्या लिखा है बच्चों, लिखा है सॉरी, कि दीज एक्सपेंसेस रिड्यूस द नेट इनफ्लो ऑफ द बोरोड फंड, मतलब आपने 1 लाख रुपए सोचा था, मतलब 1,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ रुपीज 100 तो आप सोचे थे कि 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन इन इन खर्चों की वजह से आपको 1 लाख रुपए पूरे नहीं मिल पाए, कुछ एक्सपेंस की वजह से आपको कमीशन देने पड़े 10%, तो आपको बस 90,000 रुपये मिला।
ड्यू टू विच वी हैव टू कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? ये एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिससे डिस्काउंटिंग करने से आप अंत में उतना पहुंच पाओ जिसपे इंटरेस्ट चार्ज करने से, मतलब हर साल आप उतने पे इंटरेस्ट चार्ज करते रहो ताकि आपकी लास्ट की उतनी वैल्यू आ जाए जिसको आपको पे करना है। अभी आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इफ देर आर नो एक्सपेंस, अगर कोई एक्सपेंस नहीं है एज स्पेसिफाइड इन अबव, देन मतलब ये सारे एक्सपेंस की ये बात कर रहा है कि अगर ये एक्सपेंस नहीं है तो वी शुड नॉट कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वेदर एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इफेक्टिव रेट ऑफ, मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है सर। ये निकलता ही तब है जब आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और सॉरी जब ये तब निकलता है जब आपका नेट प्रोसेडिंग में डिफरेंस आता है। चलो आ जाओ, मैंने आपको देखो जगह दी हुई है ना, देखो मैंने कितनी जगह दी हुई है, 2 पेज की जगह दी हुई है। आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अगले पेज से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते रहिए। सॉरी, एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल 1। सॉरी, XYZ लिमिटेड कंपनी इशू 1000 1000 10% डिबेंचर of ₹100 each, company pay interest annually at the end of each year. At the time of issue of debenture, company paid 10% of company paid 10% of commission to underwriters। मतलब इसने क्या किया, इसने 10% कमीशन दिए हुए अंडरराइटर्स को। ठीक है सर, ब्रोकरेज जिसको कहते हैं। कंपनी हैव टू redeem its 1000 debenture at the end of, एक सेकेंड, at 5% premium at the end of third year। Calculate effective rate of interest। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स वाई लिमिटेड कोई कंपनी है, इसने इशू किया 1000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, और 10% वाले हैं, मतलब हर साल आपको 10% इंटरेस्ट देने हैं। और इसने बोला भी है कि कंपनी इंटरेस्ट जो पे करती है वह एनुअली पे करती है एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर कंपनी पे 10% ऑफ कमीशन टू अंडर राइटर, मतलब इसने 10% कमीशन दिए हैं अंडर राइटर्स को। सर ये किसका होता है? ये फेस वैल्यू का ही होता है सर। कंपनी हैव टू रिडीम 1000 डिवेंचर, मतलब इसको जो 1000 डिवेंचर है इसको 5% पे रिडीम करने हैं एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसा ही आपको दिखे कि सर यहाँ पे एक्सपेंसेस है शुरू करते समय, मतलब इनिशियली के समय आपको एक्सपेंस दिख रहे हैं, तो सर आपको क्या करना है, आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना ही निकालना है। तो सर कैसे निकलेगा, आज ये मैं बता देता हूँ। तो चलो आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं।
सॉल्यूशन। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीडिंग, कि हम देखना चाहते हैं बच्चों कि हमारी नेट प्रोसीडिंग कितनी है। सबसे पहले फेस वैल्यू ऑफ 10% डिवेंचर, कि हमारी 10% डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है। सर 1000 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाई 100 ईच, ठीक है। तो सर कितनी हो गई सर, 1 लाख रुपए, ठीक है सर, 1 लाख रुपए। सर माइनस, सर इसको कमीशन कितना देना पड़ता है। सर कमीशन कह लो, डिस्काउंट कह लो, जो भी शुरू में आपके खर्चे हैं, 10% कमीशन। 10% ऑफ वॉट, 10% ऑफ फेस वैल्यू। तो सर 1 लाख का 10% कितना होता है सर। सर आपका ये हो जाएगा 10,000 रुपये। तो सर आपका ये कितना आ गया, 1 लाख में से 10,000 माइनस करने का, तो आपकी नेट प्रोसीडिंग आ गई सर 90,000 रुपये। नेट प्रोसीडिंग 90,000 रुपये हो गई, ठीक है सर। चलो, अब आप एक बात बताओ, आपने डिस्काउंटिंग करना सीखा है ना, आपको याद है ना कि आप डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हो और उसको डिस्काउंटिंग करते हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो। कुछ याद आ रहा है, आपने एफएम में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, आप लोगों ने पढ़ी है मुझे मालूम है। तो देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो पहला था। दूसरा, अब करना है हम लोग को कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। मतलब क्या है, इस 90,000 को कितने परसेंट से हम डिस्काउंटिंग करें। अब बात समझ रहे हो। वैसे 90,000 को नहीं करना है, मतलब हर साल आपको इंटरेस्ट कितना देना है, 10-10 हजार रुपए देना है। हर साल जो आपको इंटरेस्ट देना है वो सर कितना देना है, 10-10 हजार रुपए देना है। मैं बता रहा हूँ, देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे लिख लो। सबसे पहले आप लिखो ईयर, लिख लो यहाँ पे, फिर आप लिख लो इंटरेस्ट, लिख लो, फिर आप यहाँ लिखो प्रेजेंट वैल्यू, पीवी लिख रहा हूं मैं, प्रेजेंट वैल्यू, पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एफ यानी कि फैक्टर, मैं इसको पूरा लिख दे रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%। और यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू। मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 10% से हर साल, अगर वैसे 10% आएगा नहीं, क्योंकि 10% तो इसकी फेस वैल्यू वाली इंटरेस्ट है। जब भी ये इंटरेस्ट आएगा वो उससे ज्यादा का ही आएगा। आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा बच्चों, जब आप वो ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ते होगे, तब भी आपने उसको जो है ये देखा होगा कि आप डिस्काउंटिंग करते हो। जैसे देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हर साल इंटरेस्ट कितना देना है आपको, इंटरेस्ट कह लो या आउटफ्लो कह लो। देखो, 1, 2, 3। सर पहले साल आपको कितना देना है, पहले साल आपकी आउटफ्लो कितनी होगी सर, 10,000। सर ये 10,000 क्या है, 1 लाख का 10%। जो 10% आपको हर साल इंटरेस्ट देना है, 10,000 ये। सर 10,000, फिर आपको सेकंड यही देना है सेम। फिर आपको तीसरे साल में, देखो यहाँ आपको देखना है बहुत ध्यान से, कि आपको ये 10,000 भी देना है, प्लस आपको तीसरे साल में पूरा पे भी करना है 1 लाख रुपए फेस वैल्यू, प्लस आपको क्या पे करना है, प्रीमियम भी पे करना है, यानी 5,000 रुपया वो भी पे करना है। सर ये आपका क्या है सर, मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका 10,000 इंटरेस्ट है, ये आपका जो है फेस वैल्यू है, और सर ये आपका क्या है, प्रीमियम है सर, है ना सर। बिल्कुल है सर। सर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, आपको मालूम है ना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं। सर मुझे लगता है आपको मालूम है, 1/1.1, वो 10% का, अगर आप 10% को डिवाइड करोगे, जैसे 10% को आप डिवाइड जब करोगे, तो ये क्या है, 0.1 आएगा। तो इसी को हम लोग जो है 1 में जोड़ते जाते हैं, तो 1.1। अगर ये 20% होता है तो 1.2, 30% होता है 1.3, 15 होता है तो 1.15, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो आपको मालूम होगा ये चीज, मुझे तो मालूम है, आपको मालूम है। तो आप जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हो हर साल का, तो 1, आप क्या करोगे, 1/1.1, फिर आप इक्वल टू करोगे तो 0.909 आ जाएगा पहले साल का। फिर दूसरे साल का, फिर इक्वल टू प्रेस करो बस, तो 0.826 आ जाएगा। फिर तीसरे साल का, फिर इक्वल टू करो, 0.751 आ जाएगा ना सर। अब बस इसको 10,000 में इल्टू करो, तो सर ये कितना आ जाएगा आपका, 9,090 आ जाएगा। सर ये आपका 8260 आ जाएगा, ये तो इजी है ना, बस जीरो ही हटाना है। और ये आपका 67, ये ओ माय गॉड, यहाँ पे तो थोड़ा सा गड़बड़ी है बच्चों।
तो ये कितना आ जाएगा, पहले आप इसको जोड़ लीजिए। 10,000 ये प्लस 1 लाख ये, 1,10,000 प्लस 15, सॉरी 5,000 ये। सर आपका ये आ गया पूरा 1,15,000, है ना। 1,15,000 मल्टीप्लाई पे 0.751। अच्छा ये जीरो है, मैं ऐसा लिखा हूँ कि मैं इसको 6 बोल रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 0.751। सर कितना आ गया ये, सर ये आपका आ गया 86365। ये पूरा आप जोड़ लीजिए सर। 86365, 8260 प्लस 9090, कितना आ गया सर, 10 10,03,715। और सर जो है आपकी आपकी जो ये आपकी क्या आई, सर ये आपकी आई है नेट प्रेजेंट वैल्यू। मतलब ये आपको मालूम है ना, ये 10,000 रुपए जो आप हर साल दे रहे हो, 10,000 यहाँ दिए, 10,000 यहाँ दिए, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आज की डेट में ये वैल्यू कितनी है। यहाँ पे तो ये 1 लाख और ये 50,000, 5,000, 5 ही हजार है ना, हाँ 5,000। तो इन सबको प्रेजेंट वैल्यू 0 ईयर, मतलब आज की डेट पे आप देख रहे हो। ये देखो, ये इंटरेस्ट जब भी दोगे ये एट द एंड ऑफ द ईयर ही दे रहे हो, ये भी एंड में दे रहे हो, ये भी एंड में दे रहे हो। तो अगर मैं कहूँ, जैसे एज एग्जाम्पल, यहाँ से साल चालू होता है 1 अप्रैल को, यहाँ पे आपने इशू किया है डिबेंचर, इंटरेस्ट तो आप यहाँ पे पे करोगे 31 मार्च को। तो ये सारी वैल्यू, ये दूसरी साल, ये तीसरी साल, इन सारी वैल्यू को मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ कि आज के डेट में ये जो वैल्यू आप उस ईयर में पे कर रहे हो, आज के डेट में उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सर इतनी होगी। तो हमें ऐसी कोई वैल्यू निकालनी हो जहाँ पे ये वैल्यू जो है जीरो हो जाए, मतलब आप ये वैल्यू नहीं, हमारा नेट डिफरेंस जीरो हो जाए, किससे, हमारी इससे, नेट प्रोसीडिंग से। तो सर नेट प्रोसीडिंग कितना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और ये हो गई सर हमारी, अगर मैं इसको माइनस करूँ किससे, सर आपको माइनस करना है नेट प्रोसीडिंग। नेट प्रोसीडिंग कितनी है सर, 90,000। माइनस कर लीजिए 90,000। तो सर यहाँ पे अभी भी 13,715 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब हमारा ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ये एक ऐसे परसेंटेज को आप, एक ऐसे परसेंटेज आपको डिस्काउंटिंग करना है जहाँ पे ये डिफरेंस हमारा नील हो जाए। तो चलो आ जाओ, हम 10% से नहीं करते, फिर हम यहाँ पे लेते हैं 15%। वो था ना बीट एंड क्या कहते हैं उसको, ट्रायल एंड रन एरर। आप पढ़े होगे, ब्रांच अकाउंटिंग में ही पढ़े होगे कि ट्रायल एंड रन, तो हिट एंड रन ऐसा कुछ था नाम उसका। तो अब आप इसको डिस्काउंटिंग कितने से कर रहे हो, मान लो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 15%। सर अगर 15% से लेते हो तो क्या करते हैं, तो 1/1.15, सर ये कितना आ गया, 0.869 आ गया सर। फिर उसके बाद 0.756 आ गया। ये कैसे आ रहा है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना, 0.657 आ गया। तो सर प्रेजेंट वैल्यू, अच्छा ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाल रहा हूँ मैं, आपको मालूम है ना ये कैसे निकल रहा है। सर ये ए है, ये बी है, ये ए मल्टीप्लाई बाई बी है, तो सर ये सी है। तो सर मैं बता दे रहा हूँ ये आया क्या, ये कह देता हूँ, ये सी कह देता हूँ, और ये डी कह रहा हूँ। तो ये डी, अब फिर ई कैसे आएगा सर, सर ई कैसे आएगा, डी मल्टीप्लाई बाई ए। बिल्कुल सर। तो सर ये कितना आ जाएगा सर, सर ये पहला वाला आज का आ जाएगा 8690, सर ठीक है। फिर दूसरा वाला कितना आएगा सर, 7560। फिर तीसरा वाला सर कितना आ जाएगा, ये तो 1,15,000 में मल्टीप्लाई करना होगा, 1,15,000 मल्टीप्लाई बाई 0.657। तो सर ये आपका आ गया 7,777, 4 टाइम्स 5। तो सर यहाँ पे इसको टोटल कर लेते हैं, +7560 +8690। सर ये कितना आ गया, देखो यहाँ पे आप 91,805 आ गया सर। और हमारी नेट प्रोसीडिंग कितनी है सर, सर आपकी नेट प्रोसीडिंग थी 90,000। तो सर यहाँ पे कितना आ रहा है सर, यहाँ पे देखो 1,805 का अभी भी डिफरेंस आ रहा है। मतलब अभी भी, अभी आपको 15% पे भी करने से आपको, अभी आपको सरप्लस ही आ रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि 10 और 15% के बीच में कहीं है। अगर ये माइनस में आता या यहाँ पे जीरो हो जाता तो मैं कहता ऐसा, तो 15% पे भी नहीं। अभी आप कितने पे करोगे, सर अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप नीचे कर लो, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं तो यही करूंगा। चलो अच्छा मैं आपकी तरह ही करूं, चलो आ जाओ कर लेता हूँ, नीचे कर लेता हूँ मैं।
तो सर अगर मैं मान के चल रहा हूँ, मैं इसको कितने से कर रहा हूँ, मैं इसको मेरे ख्याल से, और मतलब देखो कम आ रहा है ना, जितना कम, तो मैं इसको 17.5% पे करता हूँ, 17.5, या सीधा 17% से करता हूँ। ठीक है बच्चों। सॉरी, मैं इसको सीधा 17.5% पे करता हूँ। ठीक है, 17.5% पे। सॉरी, मैं कितना बोल रहा हूँ यार, 17% बोल के 17.5 लिख रहा हूँ। तो 17% पे करता हूँ। तो सर 17% पे प्रेजेंट वैल्यू की, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे आएगी, कर लेते हैं। 1/1.17, सर आ गया 854, फिर मतलब 0.854, फिर आ गया सर आपका 730, फिर आ गया आपका 0.624, ये आ गया सर। सर आप मल्टीप्लाई कर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे सर। प्रेजेंट वैल्यू सर ये आपका आ जाएगा 8540, ये आपका आ जाएगा 7300, और ये मल्टीप्लाई कर ले 0.624 मल्टीप्लाई बाई 1,15,000, कितना आ गया सर, 71760। तो सर ये कितना आ गया, 71760 प्लस 7300 प्लस 8540, सर ये आपका आ रहा है 87,600। और आपकी सर नेट प्रोसेसिंग कितनी है सर, 90,000 है सर। सर आपकी नेट प्रोसेसिंग कितनी है सर, नेट प्रोसेसिंग आपकी 90,000। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ आपकी ये निगेटिव में आने लगी, यहाँ आपकी 2400 रुपए का यहाँ पे माइनस में आने लगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या, कि ये जो 15% पे आपने जो किया है और जो आपने 17% में किया है, इन्हीं दोनों के बीच में कहीं है, कहीं है। तो इसका फॉर्मूला आपको मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। फिर आपको लेना क्या है, पहले लिखना है कैलकुलेशन ऑफ सॉरी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आपको लिखना है लोअर रेट प्लस, फिर आपको क्या करना है सर, फिर आपको लेना है ऊपर लोअर रेट एनपीवी, फिर नीचे लेना है आपको लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी। ठीक है ना बच्चों, लोअर रेट एनपीवी मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस। सर लोअर रेट कितना है सर आपका, आप यहाँ पे लोअर रेट क्या मान के चल रहे हो, 15% और 17%, तो दोनों में लोअर कितना है, 15% है बच्चों। तो यहाँ पे आपने ले लिया सर 15%, प्लस लोअर रेट एनपीवी कितनी है सर, जो आपने एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, देखो ये आपकी जो है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, माय मिस्टेक, ये तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है ना, ये आपकी आती है, ये जो वैल्यू है ये आपकी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये भी जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ये भी नेट प्रेजेंट वैल्यू है। तो सर 1805 है सर, 1805 है ना। ये मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ हमारे लिए, हम 15 और 17 के बीच में देख रहे हैं। तो 15 वाले की कितनी है, 1805 है सर। ठीक है सर, हम देख लेते हैं, आ जाइए। 1805, और फिर ये सर, ये भी 1805 लोअर रेट एनपीवी है, माइनस फिर हायर रेट एनपीवी कितना है, -2400 है, मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना है सर, 15 और 17 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो चलो आ जाओ बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे होता है सर, 15 प्लस 1805, पहले इसको बोर्ड में से याद है ना, बचपन में सीखा था, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1805 प्लस 2400 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर सर ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, डिवाइड करना है पहले इसको, पहले तो जोड़ ले फिर डिवाइड होगा, 15 प्लस 1805, और इसमें जोड़ दीजिए 1805 प्लस 2400, कितना हो गया सर, 4205 हो गया सर, मल्टीप्लाई बाई 2, पहले डिवाइड कर ले सर, 1805 डिवाइड बाई 4205, सर ये आ गया 0.429 मल्टीप्लाई बाई
ओ मल्टीप्लाई बाई टू। तो सर ये कितना होगा सर? मल्टीप्लाई बाई टू, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर ये आपका क्या 0.858। तो सर ये कितना आ गया? 15.858 इज योर एनपीवी बच्चों। ठीक है, चलो।